बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, लास्ट हम लोगों ने डिमांड पर ग्राफ तक बात कर ली थी, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल हमने थोड़ा सा ही पढ़ा, थोड़ा थोड़ा सुन लेते हैं। जैसे चीज़ें इकट्ठी होती रहेंगी तो इंशाल्लाह मटीरियल हमारा बढ़ता रहेगा। भाई आप ये बता दें कि डिमांड क्या होती है। बैठे 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 बता दें। जो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट होती है सर, वो तो नीड होती है। डिमांड के बारे में दो बातें कहा था कि दो बातें होना जरूरी है डिमांड में। वो दो बातें कौन सी हैं भाई? और कोई नहीं बोलेगा। हाँ, वांट प्लस परचेजिंग पावर। भाई ये नीड क्या होती है? जो जरूरियात में कौन कौन सी जरूरियात होती हैं? रोटी कपड़ा मकान, ये हमारी नीड होगी। सर वांट का कॉन्सेप्ट क्या? वांट क्या होती है? डिजायर ऑफ द स्टडी विच आर दी अबव दी बेसिक नीड्स। भैया लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन सुना सकते हो? उर्दू में भी सुना सकते हो, कोई टेंशन नहीं। इंग्लिश में लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन क्या है? डिमांड नहीं पूछ रहा, लॉ ऑफ डिमांड पूछ रहा हूं। भाई ने भाई एक नाम लिया, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। ये किस बला का नाम है? किस ड्रैगन का नाम है? अदर थिंग रिमेन सीटर्स पैरिबस। सीटर भाई, ये सीटर पैरिबस लॉ की क्या लगती हैं? सेंटर वाला आप बताएंगे। अजम्पशंस लगती हैं। U1 भाई कोई सी तीन अजम्पशन सुना दो, लॉ ऑफ डिमांड की कोई सी तीन अजम्पशन सुना दो। नहीं ये वाले भाई, हाँ जी, नहीं उस जिसको कह दिया। हाँ, प्राइस में चेंज। भाई प्राइस नहीं कह देना भाई, प्राइस से तो लॉ खुद चलता है। लॉ ने चलना ही प्राइस से। अगर वही कांस्टेंट होगा तो लॉ फोर्थ हो गया, सुबह कुल होंगे उसके फिर। ठीक है, हाँ बिल्कुल, फैशन और टेस्ट में चेंज नहीं होगा। और वेल डन, ठीक है, नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम। एंड द लास्ट वन इज पॉपुलेशन चेंज होगी। ठीक है, वेल डन। लास्ट वाले भाई, हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम? अहमद। सर अहमद आप सुनाएंगे बच्चों को। इन बच्चों को बताएं किस तरह से पढ़ते हैं। बच्चे आज से इंस्पिरेशन लेंगे, इनको बताएं किस तरह से पढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड की जरा डेफिनेशन सुनाए, सारे हक्के बक्के रह जाएंगे इंशाल्लाह। सुनाएं जरा सब्स्टिट्यूट गुड की एग्जांपल। पहले बताओ सब्स्टिट्यूट गुड्स होती क्या? जो रिलेटेड गुड्स की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। कोई सी दो एग्जांपल दे सकते हो? सर ये दो आपस में सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। हाँ, वेल डन। जो सर्फ होते हैं आपस में सारे सारे वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तो एक और सुना दे। एक बॉल पेंट हो गया सर, एक नीले वाला पॉइंट बॉल पेंट, एक लाल कलर वाला बॉल पेंट, ये भी तो सब्स्टिट्यूट गुड्स है। नहीं ये थोड़ी होगा, कलर की बेस के बाद सब्स्टिट्यूट गुड्स कह दो। और कोई एग्जांपल देखो। ब्लैक मार्कर है ना, तो ब्लैक की जगह मैं किसी और कंपनी का ब्लैक मार्कर ही इस्तेमाल करूंगा, तो ब्लैक की जगह मैं रेड नहीं इस्तेमाल कर सकता ना। क्या ख्याल है? और आल तो कर सकते हो, लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। बिस्किट्स की एग्जांपल दे भाई। सब्स्टिट्यूट गुड का कॉन्सेप्ट तो नहायत बच्चों वाला है। आप एक ग्रोसरी स्टोर में एंटर हो, सर सब्स्टिट्यूट गुड बिखरी पड़ी है, हर रैक पे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अब जरा आंखें बंद करके डिपार्टमेंटल स्टोर जाए ना, जरा भी जाए, जरा आंखें बंद करें और किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में एंटर हो, आंखें बंद तो कर ले। ऐसे कैसे टैली गिर जाएंगे। और भाई अभी टैली पोस्ट होने लगे ना हम, ठीक है। आंखें बंद करें और किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में एंटर हो, जरा किसी यूरो हो जाए, मेट्रो हो जाए, कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर एंटर हो जरा एंटर हो गए। अब वहां पे जो रैक देखें आपस में, सर बिस्किट का रैक नजर, ओ भैया आपकी आंखें खुली, आप तो गए ही नहीं। भैया आप चले जाएं, भैया आप भी जाएं, भैया आप नहीं गए, भैया आप मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराते मुस्कुराते कौन जाता है वहां पे? ठीक है जी, भाई आंखें बंद कर ली। अब वहां पे देखिए बिस्किट वाला रैक नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा? तो भाई जो बिस्किट वाला रैक पे नहीं गया, भागा बिस्किट रैक पे जाए, वहां पे डिफरेंट वेराइटी ऑफ बिस्किट नजर आ रहे हैं। सर सारे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। जरा पीछे वाले रैक पे जाएं, कुकिंग ऑयल वाले, भाग के जाएं यार, जल्दी टाइम नहीं है मेरे पास इतना। भाई कुकिंग ऑयल वाले रैक पे, सर कुकिंग ऑयल के सारे ब्रांड नजर आ रहे हैं, आप में सब्स्टिट्यूट गुड है। चले वापस आ जाए, इधर शॉपिंग नहीं करने बैठ जाना। ठीक है मेरे भाई। भाई अब आप बताएंगे
सब्स्टिट्यूट गुड का कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू डिमांड क्या है। हाँ, उसने सब्स्टिट्यूट की डेफिनेशन सुना दी, एग्जांपल सुना दी। अब अपने प्राइस और डिमांड में सब्स्टिट्यूट गुड के कॉन्सेप्ट को समझाना है। मैं आपको सपोर्ट करता हूं, अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाए, अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाए तो बताएं उसका सब्स्टिट्यूट की डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यस, यही तो। आप शर्म तो नहीं? मैंने कहा प्राइस कम होगी। हाँ, अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाए तो सर उसके सब्स्टिट्यूट की डिमांड कम हो जाएगी। हाँ, डायरेक्ट रिलेशन। बैठ मिस, आप सुने? नहीं नहीं, आपसे पीछे वाली ये जी मिस। कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है? अच्छा, मैं समझा कॉन्सेप्ट बता रहे सर। वो दो चीजें 2 दिन छुट्टी पे थी। अच्छा, 2 दिन छुट्टी पे थे। मिस आप बताएं कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है? विच आर यूज टूगेदर। मिस कंप्लीमेंट्री गुड की कोई एग्जाम्पल सुना दे। 2 इंक एंड पेन, विच बिल्कुल ये दोनों एक साथ इस्तेमाल होते हैं, और बैट एंड बॉल भी एक साथ इस्तेमाल होते हैं। मिस अब आपने मुझे बताना है प्राइस और डिमांड में कंप्लीमेंट्री गुड के कॉन्सेप्ट को। मिस मैं सवाल में नहीं करना। अगर प्राइस ज्यादा हो जाए तो कंप्लीमेंट्री गुड्स के, अगर प्राइस ज्यादा, मैं लिख देता हूं यहां पे, अगर प्राइस ज्यादा तो कंप्लीमेंट्री गुड की डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा? डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वेल डन, बहुत अच्छा। मिस आप ये बताएं कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है एक बंदे की, मार्केट डिमांड क्या होती है, कलेक्टिव डिमांड ऑफ इंडिविजुअल, डिराइव डिमांड क्या होती है, डिमांड ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड डिराइव डिमांड। ठीक है बच्चे, वेल डन। अभी चीजें थोड़ी थोड़ी हैं, जैसे हम बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह ताला सुनने वाला मटेरियल इकट्ठा होता रहेगा। चलें बच्चों, आज के न्यू कंसेप्ट पे चलते हैं जनाब। बच्चों जो कंसेप्ट समझ ना आए आपने मुझे वहीं पे रोक देना है। सर यही समझाने लगा, अब यही समझाने लगा, तो उस दिन अधूरा रह गया था ना। अच्छा, हम जो भी कंसेप्ट पढ़ते रहेंगे सर टिक लगाते रहेंगे ताकि पता चल जाए ये चीजें हमने पढ़ ली हैं। ठीक है जी। सर इंडिविजुअल डिमांड पढ़ लिया, एनी टेंशन? मार्केट डिमांड पढ़ चुके। अब एक डिमांड डायरेक्ट डिमांड होती है। डायरेक्ट डिमांड क्या है? डायरेक्ट डिमांड हमेशा कंज्यूमर करता है। डायरेक्ट डिमांड कौन करता है? हमेशा कंज्यूमर करता है। और डायरेक्ट डिमांड हमेशा फाइनल गुड्स की होती है। डायरेक्ट डिमांड किसकी होती है? हमेशा फाइनल गुड की होती है। मिसाल के तौर पर हम दुकान पे गए, मैंने दुकान से मोबाइल खरीदा, क्या दुकान वाले ये कहता भाई अच्छा ये वाला मॉडल चाहिए, भाई अभी आप इधर बैठे, अभी अभी मैं बना कर लाया, अब इधर बैठे रहे, इंशाल्लाह मैं अभी इसका हार्डवेयर खरीद के लाऊंगा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा, आपके सामने सारे मोबाइल इंस्टॉल करूंगा, बनाऊंगा और फिर आपको दूंगा। वो ऐसा करता है या ऑलरेडी मोबाइल बना बनाया आपको दे देता है? इसका मतलब आप शॉप से फाइनल गुड खरीदते हो। आप क्या करते हो? फाइनल गुड खरीदते हो। ऐसे है। इसी तरह हम सब्जी मार्केट में गए, जो हम फ्रूट वेजिटेबल्स खरीदते हैं सर ये फाइनल प्रोडक्ट्स होती हैं। जो डायरेक्ट डिमांड होती है कौन करता है? कंज्यूमर करता है। और डायरेक्ट डिमांड किसकी होती है? हमेशा फाइनल गुड की होती है। 2 तरह की गुड्स होती है, एक वर्क इन प्रोसेस में जो अभी बनने के प्रोसेस में हैं, जो बन रही हैं, और एक होती है फाइनल गुड्स जो बन चुकी हुई हैं। मेरी बात समझ आ रही है? अब बाइक खरीदने के, क्या होंडा वाले ये कहते हैं सर आप बैठे इंशाल्लाह आपके सामने हम सारी बाइक बनाएंगे, क्या ख्याल है? आप शोरूम में जाते हैं, पैसे देते हैं, बाइक खरीद के ले आते हैं। ये जो आपने बाइक खरीदी ये फाइनल गुड खरीदी या सेमी गुड्स खरीदी? फाइनल गुड्स खरीदी। और ये जो आप बाइक की डिमांड करेंगे ये कौन सी डिमांड होगी? डायरेक्ट डिमांड होगी। कह सकता हूं डायरेक्ट डिमांड डिमांडेड बाय द कंज्यूमर। और ये जो डायरेक्ट डिमांड होती है ये हमेशा फाइनल गुड्स की होती है। तो डायरेक्ट डिमांड के लिए 2 बातें याद रखें। कौन कौन सी? एक ये कंज्यूमर डिमांड करेगा ताकि उसको इस्तेमाल कर सके, और ये फाइनल गुड होगी, इसको खरीदा और इस्तेमाल कर लिया। डन बच्चों? डायरेक्ट डिमांड में कोई टेंशन? जी जी। नहीं नहीं, ये कैपिटल गुड इतने मुश्किल नाम सुन रही है, मुझे तो अभी हार्ट अटैक आने लगा था। कैपिटल गुड ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। कैपिटल भाई कैपिटल गुड आप लोगों ने पढ़ाया है मैंने? ये तो अभी तक मुझे खुद को भी नहीं पता कैपिटल गुड होती भी हैं कि नहीं होती हैं। मिस इतने खतरनाक वर्ड कहां से लेकर आ रही हैं? हाँ
नन्हे मुन्ने से बच्चे इन्होंने शहीद हो जाए ना सारों ने। कैपिटल गुड्स सर चैप्टर 1 में आएंगी, सही है। तो अभी साथ साथ चीजें में चलते रहना है, मैं सारी गुड ना एकदम ओपन नहीं कर सकता, वरना गुड्स ढेरों तरह की हैं, ढेरों तरह की गुड्स हैं। कुछ हमने चैप्टर 1 में पढ़नी है, कुछ मैं चैप्टर 2 में आपको साथ साथ पढ़ाता रहूंगा। बस जो जो चीजें हमारे सामने आते रहेंगी वो मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। सारों को साइमल्टेनियसली एक्सप्लेन कर सकता नहीं, क्योंकि उनका कंसेप्ट यहां पर नहीं है। तो जिस गुड का कंसेप्ट हमसे रिलेटेड होगा उसको अभी पढ़ लेंगे, जिसका कॉन्सेप्ट आगे होगा सर वो हम आगे पढ़ लेंगे। देन कैपिटल गुड्स बिल्कुल होती हैं, पता नहीं क्या होती हैं, सही है जी। जब इंशाल्लाह वो एपिसोड आएगी ड्रामे की तो इंशाल्लाह कैपिटल गुड्स की एंट्री होगी ड्रामे में, आता ना। सारे ड्रामे के कैरेक्टर पहले एपिसोड में थोड़ी आते हैं, 1 by 1 आते हैं ना। तो सर जैसे जैसे ड्रामे के एपिसोड चलते रहेंगे कैरेक्टर आपके सामने आते रहेंगे। डायरेक्ट डिमांड बताओ समझ आई है नहीं है? डिराइव डिमांड के इसके ऊपर हम बात करेंगे। डिराइव डिमांड को रिसोर्स डिमांड कहते हैं। इसकी डिटेल हम चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। कहां पे पढ़ेंगे? लेकिन अभी मैं इतना बता दूंगा कि जब चैप्टर 1 में ये वाला टॉपिक आएगा कहेंगे सर अब इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। सर हम जानते हैं इसको बहुत अच्छे से। देन डिराइव डिमांड क्या है? डिराइव डिमांड का दूसरा नाम रिसोर्स डिमांड है। डिमांड फॉर कैपिटल, ओ ये इधर आ गया यार, अच्छा आ ही गया यार ये तो। डिमांड फॉर कैपिटल गुड और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड। इसको याद रखें, इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखना है। डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड को क्या कहते हैं? डिराइव डिमांड। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है ये मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये आप रोज इतनी खामोशी से लेक्चर सुना करेंगे कि यार कुछ दिनों की ये चल रही है कार्रवाई रोज ही। यार कितने अच्छे लोग हैं यार, लेकिन मुझे तो सुकून आ जाएगा इसे पढ़ाकर अगर आप इतनी खामोशी से लेक्चर लेते रहेंगे, ठीक है। वरना तो आधा लेक्चर तो बच्चों को खामोश करवाने में निकल जाता है, ठीक है। तो जो जज्बा बच्चों अभी बनाया हुआ है ना, खुदा के वास्ते इसको बनाए रखना, सही है। हाँ, अगर अच्छा सर से तो बड़ा अच्छा ताल्लुक बन गया, बातें करें खामोश रहें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो जब आपको मैं एक नया कॉन्सेप्ट समझा रहूंगा तो बच्चों आपने बहुत केयरफुली सुनना। उससे फायदा क्या होगा? मुझे दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट दोबारा समझना नहीं पड़ेगा, आपको वन टाइम पे इंशाल्लाह सारे कॉन्सेप्ट समझ लग जाएंगे। तो हम सीखने जा रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। बच्चों फैन ऑफ कर दें। मिस वन टाइम, एक मरतबा और। लास्ट टाइम। अच्छा जी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये है, अब ज्यादा सुकून हो जाएगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये है कि इन फैक्टर से प्रोडक्शन होती है। ये 4 फैक्टर्स होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, और इन चारों से ही प्रोडक्शन प्रोसेस पॉसिबल है। अगर इन चारों में से किसी एक को भी स्किप कर दो सर आप कभी भी चीज बना ही नहीं सकते। इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कौन कौन है? नंबर 1 इज लैंड। नंबर 1 इज लैंड। लैंड, लेबर, कैपिटल और अच्छा इसको देख लीजिएगा, इसकी प्रोनाउंसिएशन एंटर नहीं है, ये एंटरप्रेन्योर नहीं है, इसकी प्रोनाउंसिएशन ओ से है, ठीक है। तो ये एन नहीं है, ये असल में ओ है, ऑन्टर। फिर ये जो प्री है ना ये है ही नहीं है, ठीक है। ऑन्टरप्रेन्योर, ये प्री जो है ये आर ये साइलेंट है, ऑन्टरप्रेन्योर, ठीक है। तो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बच्चों 4 तरह के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑन्टरप्रेन्योर। बच्चों क्या? ऑन्टरप्रेन्योर, ठीक है जी। अच्छा
लैंड कहते हैं फिलहाल ज़मीन को, बाकी लैंड के बारे में चैप्टर 1 में डिटेल में पढ़ेंगे। लैंड ज़मीन, बच्चों अगर ज़मीन नहीं है प्रोडक्शन हो सकती है? हवा में रख के तो चीज़ बना ही नहीं सकते, कोई ना कोई सरफेस चाहिए हमें। लेबर, क्या किसी इंसान के बगैर चीज़ वजूद में आ सकती है? ऐसे ही है ना भैया, न्यूटन भाई ने भी कहा था कि कोई ना कोई, जब तक अपोजिट फोर्स लगनी नहीं है, जब तक कोई फोर्स लगेगी नहीं, चीज़ों ने हिलना तो है ही नहीं। तो भाई लेबर के बगैर क्या ऑटोमेटिकली चीज़ें वजूद में आ जाएगी? पॉसिबल नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? कैपिटल क्या है? ये लैंड ज़मीन हो गया, लेबर इंसान चीज़ बनाने वाले, उसमें इंजीनियर भी चीज़ बनाने वाला है, डॉक्टर्स भी आ जाएंगे, एक्सपर्ट्स भी आ जाएंगे, सारे के सारे जाएंगे, और एक मजदूर भी आ जाएगा। लेबर डजेंट मीन मजदूर, लेबर डजेंट मीन मजदूर। भाई जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये भी लेबर की कैटेगरी में आता है, इंजीनियर जो है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है, ये भी लेबर की कैटेगरी में आता है, डॉक्टर्स भी लेबर की कैटेगरी में आते हैं, जो जज है वो भी लेबर की कैटेगरी में आता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये जो लेबर के नाम मैंने गिनवाए, ये स्किल्ड लेबर कहलाते हैं। कौन सी लेबर कहलाते हैं? स्किल्ड लेबर। तो जैसे ही अगर हम लेबर का नाम सुने तो भाई हमारे माइंड में वो मजदूर नहीं आना चाहिए। वो मजदूर होता है, वो अनस्किल्ड लेबर होती है। ठीक है? कैपिटल मीन, इस कैपिटल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। कैपिटल का मतलब होता है मशीन्स वगैरह, बिल्डिंग्स आ जाएंगी, टूल्स आ जाएंगे, प्लांट्स वगैरह आ जाएंगे। प्लांट्स कहते हैं बड़ी बड़ी मशीनरीज को। प्लांट क्या कहते हैं? बड़ी बड़ी मशीनरीज को। जैसे कि अगर जो पेप्सी कोला वाले हैं, वो जो पेप्सी मैन्युफैक्चर करते हैं, उन्होंने बड़े बड़े पेप्सी के प्लांट्स लगाए हैं। जो शुगर मिल है, जिससे शुगर प्रोसेस होती है शुगर केन से, वो जो उन्होंने बड़ी सारी मशीनरी लगाई है, उस बड़ी सारी मशीनरी को क्या कहते हैं? प्लांट्स कहते हैं। तो कैपिटल मीन मशीनरीज, टूल्स, प्लांट्स। क्या इनके ये ना हो, क्या चीजें वजूद में आ सकती हैं? सर नहीं आ सकती। क्या इंसान सिर्फ अपने हाथों को इस्तेमाल करके एसी बना लेगा? सर नहीं बना सकता। कोई छोटी से छोटी चीज भी नहीं बना सकता। डन? एंटरप्रेन्योर, इन तीनों से काम करवाने के लिए कोई ना कोई बिजनेस का मालिक होगा, जो लैंड खरीदेगा, जो लेबर मंगवाएगा, जो मशीनें मंगवाएगा, और इन तीनों से काम करवाने वाले बंदे को क्या कहते हैं? ओनर ऑफ द बिजनेस। एंटरप्रेन्योर क्या होगा? ओनर ऑफ द बिजनेस। ये चारों होंगे तो चीजें वजूद में आएंगी। यहां तक कोई टेंशन? ठीक है? तो अब इन चारों में से किसी एक को स्किप करके देखो और चीज बनाने का तस्वीर करो, बनता है? किसी एक को भी स्किप करें, सर नहीं बनता। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है जी? अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। ये अच्छा, अगर मैं लैंड की डिमांड करूं तो लैंड इज द फाइनल गुड? सर नहीं, लैंड फैक्टर प्रोडक्शन का हिस्सा है। तो लैंड की डिमांड क्या होगी? डिराइव डिमांड होगी। अगर मैं लेबर की डिमांड करूंगा तो लेबर की डिमांड क्या होगी? डिराइव डिमांड होगी। अगर मैं कैपिटल, मशीनरीज की, बिल्डिंग की, टूल्स की डिमांड करता हूं तो कैपिटल की डिमांड क्या होगी? डिराइव डिमांड होगी। अगर मुझे एंटरप्रेन्योर चाहिए, ओनर ऑफ द बिजनेस चाहिए, अपने एक पार्टनर चाहिए, उसकी डिमांड क्या होगी? डिराइव डिमांड होगी। तो कह सकता हूं इन चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, चारों की डिमांड करें या इनमें से किसी एक की डिमांड करें, वो क्या कहलाएगी? वो डिराइव डिमांड कहलाएगी। ये बात देखे समय लगती है? जी बच्चों, इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बच्चों को कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें। कोई कंफ्यूजन है? कैपिटल गुड्स ये होती हैं, ये कैपिटल गुड्स होती हैं। तो कैपिटल गुड्स में मशीनरीज होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, टूल्स होते हैं और प्लांट्स वगैरह होती हैं। ये हमारे पास कैपिटल गुड्स होती हैं। अब आखिरी कॉन्सेप्ट बता के डिराइव डिमांड का सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। जब चैप्टर 1 में जाएंगे तो हमें वहां पर दोबारा से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अगला सवाल आपकी तरफ से ये आना चाहिए, सर ठीक है ये तो समझ लग गया, डायरेक्ट डिमांड के बारे में समझ लगता है कि सर ये कंज्यूमर डिमांड करता है और कंज्यूमर ने हमेशा फाइनल गुड की डिमांड करनी होती है क्योंकि उसने खरीदनी और इस्तेमाल करनी है। अल्लाह हाफिज। ये डिराइव डिमांड की कौन डिमांड करता है? आपको क्या लगता है डिराइव डिमांड की कौन डिमांड करता हुआ? याद रखिएगा,
हमारी दुनिया में 4 करेक्टर होंगे। हमारी दुनिया में, इकोनॉमिक्स की दुनिया में कितने करेक्टर्स होंगे? 4 करेक्टर्स होंगे। आपने जब भी सोचना है ये हमेशा 4 करेक्टर्स ही होंगे। बात समझ आ रही है? इन चारों के अलावा 5वां करेक्टर हमारे सब्जेक्ट में आने वाला नहीं है। सर पहला करेक्टर है इसमें कंज्यूमर, जो बायर होता है। दूसरा करेक्टर इसमें प्रोड्यूसर, तीसरा करेक्टर है इसमें गवर्नमेंट, और चौथा करेक्टर है इंटरनेशनल मार्केट, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर। ये 4 करेक्टर हैं। इस चारों करेक्टर के ऊपर पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स बेस कर रही है। 5वां करेक्टर सर नहीं आएगा। पूरी की पूरी जो फिल्म बनी है इकोनॉमिक्स की सर, वो इन चारों करेक्टर्स के ऊपर बनी हुई है। डन बच्चों? कौन कौन? कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और इंटरनेशनल मार्केट, यानी कि एक्सपोर्टर और इंपोर्टर। डन? अब मुझे ये बताएं, और माइक्रो लेवल पर मैं जो भी पढ़ा रहा हूं, ये सारी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ 3 करेक्टर सामने आएंगे। चौथा करेक्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ ही नहीं सकता, उसको इजाजत नहीं है। 3 करेक्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन होंगे? कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट। बस ये 3 करेक्टर हमारी जिंदगी में रहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स तक। जैसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहुंचेंगे सर, चौथे करेक्टर की भी एंट्री हो जाएगी। डन? अच्छा, मुझे बताएं इन तीनों करेक्टर में से, भाई ये तो हो गया कंज्यूमर, डायरेक्ट डिमांड तो कंज्यूमर का है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना। आपको क्या लगता है डिराइव डिमांड कौन करेगा? वेल डन। डिराइव डिमांड कौन करेगा? प्रोड्यूसर। भाई प्रोड्यूसर को लैंड चाहिए होगी ना, क्या ख्याल है? प्रोड्यूसर को लेबर चाहिए होंगे काम करवाने के लिए, प्रोड्यूसर को कैपिटल मशीनें चाहिए होंगी चीजें बनाने के लिए। तो कह सकता हूं डिराइव डिमांड डिमांडेड बाय द प्रोड्यूसर, जबकि डायरेक्ट डिमांड डिमांडेड बाय द कंज्यूमर। डन? अच्छा, अगली सवाल। सर समझ लग गया कि जो डिराइव डिमांड होता है ये प्रोड्यूसर डिमांड करता है। सर पर क्यों करता है? कंज्यूमर को जरूरत थी, उसकी डिमांड थी, उसने खा पी लिया, मोबाइल इस्तेमाल कर लिया, खाने की डिमांड की, खाना खा लिया, समझ लगती है। प्रोड्यूसर फैक्टर और प्रोडक्शन की क्यों डिमांड करेगा? आपको क्या लगता है? पहले कॉन्सेप्ट को तो मारो गोली। आपको क्या लगता है प्रोड्यूसर फैक्टर और प्रोडक्शन की क्यों डिमांड करेगा? देखा माशाल्लाह यार, आपको तो माशाल्लाह पहले से इकोनॉमिक्स आती है। भाई कल से क्लास में ना आना आप लोग, सही है, जबरदस्त यार। देखो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया भी नहीं, लेकिन आप खुद माशाल्लाह कॉन्सेप्ट तक पहुंच गए। सर प्रोड्यूसर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इसलिए डिमांड करेगा क्योंकि उसने इनकी मदद से गुड्स एंड सर्विस बनानी है। ये वही गुड्स एंड सर्विसेज होंगी जो यहां पर कंज्यूमर फाइनल गुड की शक्ल में खरीदेगा। भाई ये बनाएगा तो ये खरीदेगा ना। और प्रोड्यूसर कैसे बनाएगा? इन चारों की मदद से बनाएगा। डन? तो डिराइव डिमांड का कंसेप्ट क्लियर हो गया? बड़े आप मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, डिराइव डिमांड का कंसेप्ट क्लियर हो गया। एक तो ये प्रोड्यूसर, कोरो बोलो, प्रोड्यूसर डिमांड करेगा, और क्यों करेगा? ताकि ये फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सके। अब मैं किताब वाली डेफिनेशन सुनाने लगा। सर सुनिएगा, व्हाट इज द डिराइव डिमांड? Derived demand is the demand of factor of production which are used इनको इस्तेमाल करके which are used to produce further goods and services। मैं ये खरीदूंगा और इनको खरीदने का मेरा मकसद ये है ताकि इनसे फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज बना सकूं, और वो फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज कौन सी होंगी? वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होंगी। क्या ये मेरे पास समझ लगती है? ओके, अच्छा जी, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये एकदम गर्मी हो गई है मुझे लग रहा, हो गया? अच्छा, पढ़ाना ऐसा ही होता है जैसे यकीन करें बंदा ना जॉगिंग कर रहा हो, ठीक है? अच्छा जी सर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड कर्व। अच्छा, एक बच्चे ने सवाल किया था, सर ये जरा दोबारा एक्सप्लेन कर दें डिमांड। बच्चों, प्राइस और डिमांड के रिलेशन को ना प्राइस और डिमांड के रिलेशन को यूज करके अगर हम एक तस्वीर बनाएं, उस तस्वीर में ये जो डायग्राम बनती है, इस डायग्राम कहते हैं डिमांड कर्व। हालांकि ये डिमांड कर्व नहीं है, इट्स इज ए स्ट्रेट लाइन, पर इकोनॉमिस्ट इस स्ट्रेट लाइन को डिमांड स्ट्रेट लाइन नहीं कहते, डिमांड कर्व ही कहते हैं, ठीक है?
और जो रियलिस्टिक में रियल में डिमांड कर्व स्ट्रेट नहीं बनती बच्चों, क्योंकि देखें ये स्ट्रेट लाइन क्यों आ रही है, क्योंकि मेरी स्लोप कांस्टेंट आ रही है। जो चेंज प्राइस में आ रहा है वही चेंज डिमांड में आ रहा है और कांस्टेंट चेंज आ रहा है। चेक करें जरा, 6 से 9 चेंज कितना आया, 9 से 12 चेंज कितना आया, 12 टू 15, 15 टू 8, 3 का चेंज आ रहा है। क्या चेंज कांस्टेंट आ रहा है? जब भी स्लोप, इसको स्लोप कहते हैं, ठीक है, मेडिकल वाले बच्चों को आस्ते आस्ते बता दूंगा स्लोप क्या होती है, ठीक है, वरना मैथ में क्यूएम जब पढ़ोगे तो इंशाल्लाह स्लोप कैलकुलेट करना सीख लोगे। ये जो स्लोप होती है या फिलहाल चेंज कह लो, ये जो चेंज है क्या चेंज कांस्टेंट है? याद रखना जब भी चेंज कांस्टेंट होगा हमेशा स्ट्रेट लाइन तस्वीर बनती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन डायग्राम बनती है, ठीक है। और रियलिस्टिक में ऐसा, रियल में ऐसा नहीं होता बच्चों। डिमांड सेम रेशियो से कम नहीं होती, कभी 2 से कम हो जाएगी, कभी 3 से कम हो जाएगी, कभी 4 से ज्यादा हो जाएगी। जो एक्चुअल में डिमांड कर बनती है, जो रियलिस्टिक डिमांड कर बनती है वो हमेशा ऐसे बनती है, ये डिमांड कर ओरिजिनल बनती है। तो किताबों में स्ट्रेट लाइन भी होती है, कर्व फॉर्म में भी होती है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ये जरा बुकिश डायग्राम है बच्चों को समझाने के लिए। रियल में डिमांड कर हमेशा कर्व बनती है, क्योंकि प्राइस के ज्यादा होने से डिमांड कॉन्स्टेंटली कम नहीं होती, कम रफ्तार से भी कम हो सकती है, ज्यादा रफ्तार से भी कम हो सकती है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये वाली कर्व वाली डायग्राम देख लो, ये भी सही है। स्ट्रेट लाइन वाली डिमांड कर्व देखो, ये भी सही है। डन बच्चों, इसमें कोई सवाल किसी का? कोई सवाल नहीं? अच्छा जी, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मार्केट डिमांड। हमने कहा था भाई मार्केट डिमांड क्या होती है, आप लोगों ने मुझे सुनाया था मार्केट डिमांड क्या होती है? कलेक्टिव डिमांड ऑफ इंडिविजुअल। सारे इंडिविजुअल की डिमांड को जमा करूं तो कौन सी डिमांड बनती है? मार्केट की। चलो सर मार्केट डिमांड कैलकुलेट करते हैं। ये रुपीस पर केजी 54321 मिस्टर ए की डिमांड 12345 है। फिर मिस्टर बी, ये भी एक इंडिविजुअल है, ये भी एक इंडिविजुअल। इसकी डिमांड क्या थी? जब 5 रुपए की चीज थी तो मिस्टर बी 2 चीजें खरीदा करता था, तो ये मिस्टर बी की डिमांड इंडिविजुअल आ गई। इसी तरह इस प्राइस लेवल पर ये मिस्टर सी का बिहेवियर आ गया। कह सकता हूं 1 2 3, अगर तीनों के बिहेवियर को ऐड कर लूं, सम कर लूं, तो यह मार्केट की डिमांड बन जाएगी। अब चेक करते हैं ₹5 पर मार्केट की डिमांड क्या? 1 + 2 3, 3 + 3, मेरी बात समझ लगती है? 2 + 3 + 4, ये 18। तो कह सकता हूं अब प्राइस ये बन गई और ये मेरे पास मार्केट डिमांड आ गई। डन। और अगर मैं इसे ग्राफ बनाऊं तो सर प्राइसेस क्या है? 1 से लेकर 5 तक, तो ये प्राइस एक्सिस में आती है 1 2 5, और डिमांड कहां तक चलनी है? 18 तक चलनी है। तो हमने क्या किया? 3 3 का इंटरवल रख लिया, 3 6 9 12 15 18। तो ये हमने डिमांड कर्व जब बनाया, जब प्राइस 5 थी तो डिमांड कितनी है? 6। प्राइस 5 डिमांड 6, तो यहां पे एक डॉट लग गया होगा। अच्छा 4 पे डिमांड क्या है? 9, ये 4 और ये 9, तो यहां पे एक डॉट लग गया होगा। इस तरह 3 से 12, ये 3 और ये 12, तो यहां पे एक डॉट लग गया होगा। इस तरह ये लग गया, ये, तो सबको ज्वाइन किया तो ये मार्केट की डिमांड कर्व बन गया। यहां तक कोई टेंशन? कोई सवाल पूछ दो। अभी तक कोई टेक्निकल चीज नहीं आई। अभी तक जो सबसे तगड़ा कॉन्सेप्ट आया वो सिर्फ सब्स्टिट्यूट गुड का और कम्प्लीमेंट्री गुड का आया, बाकी कोई बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं आया, या कह सकता हूं समहाउ एक डिराइव डिमांड का कॉन्सेप्ट आया। इससे आगे चलते हैं। अच्छा जी, व्हाई इज डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड? आपको पता है डिमांड कर्व वैसे बनती है, ऐसे ही ये डिमांड कर्व बनती है। तो यहां पे प्राइस आ गई, यहां पे क्वांटिटी डिमांड आ गई, कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब एग्जामिनर ने कहा कि भाई ये जो डिमांड नेगेटिव बन रही है, जरा इसकी रीजन तो बताओ, ये नेगेटिव बन रही है। तो सबसे पहली रीजन वो सिंपल ये, सर ये नेगेटिव इसलिए है बिकॉज इन दोनों वेरिएबल्स के रिलेशनशिप में नेगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है।
डिमांड का नेगेटिव इस वजह से है बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। सबसे पहले रीजन तो ये होगी, हमने कहा तो बड़ी जनरल रीजन होगी, तो बच्चे को पता होगी कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है, तो ये नेगेटिव स्लोप बन गया। कहता है इसके अलावा कोई बताओ हमें रीजन कि जिस वजह से हमें पता चल जाए कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन इस वजह से बनता है। हमने कहा उसके लिए 3 रीजन है। ये जो डिमांड कर्व की स्लोप नेगेटिव जाती है उसकी 3 रीजन है। नंबर 1 इनकम इफेक्ट, सेकंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तीसरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। आपके लिए अच्छी बात, गुड न्यूज ये है, आप लोगों ने ये और ये रीजनिंग याद ही नहीं करनी ना, एग्जामिनर कभी ये रीजनिंग पूछता है। बस ये याद रखना है कि जो डिमांड कर नेगेटिव होती है वो इन 3 नामों की वजह से होती है। नंबर 1 इनकम इफेक्ट की वजह से, नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से, और नंबर 3 लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। बस आपने इन तीनों के नाम याद रखने। इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कैसे डिमांड कर नेगेटिव बनती है और इनकम इफेक्ट से कैसे डिमांड कर नेगेटिव होती है, एग्जामिनर ने पूछना ही नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? तो आपकी जिंदगी आसान है, आपने सिर्फ इन तीनों के क्या करने हैं, नाम याद रखने कि इन तीनों की वजह से डिमांड कर नेगेटिव होती है। डन? अच्छा जी, अब मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूं कि ऐसा क्यों होता है। याद रह जाए तो बड़ी अच्छी बात है, वरना इसकी टेंशन लेनी नहीं है। ठीक है जी। नंबर 1 इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस इंक्रीज। मिसाल के तौर पर डिमांड कर्व के नेगेटिव होने की पहली रीजन होती है इनकम इफेक्ट। मान लें अम्मा ने आपको 10,000 रुपए दिए। अम्मा ने आपको क्या दिया? 10,000 रुपए दिए। उनको ये लो 10,000 रुपए, जाओ और घर की ग्रोसरी खरीद लाओ। ठीक है, घर की ग्रोसरी खरीद लाओ। तो आपने कहा अच्छा खासा यार 10,000 रुपये आ रहे थे, अम्मा ने यूटर्न ही मार लिया घर की ग्रोसरी कह के। ये जो 10,000 रुपये अम्मा ने ग्रोसरी के लिए दिए, अब ये 10,000 रुपये लेकर एक मार्ट में आ गए। आपने एक ट्रॉली पकड़ी और ट्रॉली को भरना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आप ट्रॉली को भरना शुरू कर दिया चीज़ों से, भरते रहे भरते रहे भरते रहे भरते रहे भरते रहे। आपने पूरी की पूरी ट्रॉली 10,000 रुपये में भर ली। मेरी बात समझ आ गई? और अब घर आ गए। अगला महीना दोबारा आया, नेक्स्ट मंथ दोबारा अम्मा ने कितने पैसे दिए? 10,000 रुपये दिए। 10,000 रुपये दिए। अब की बार हुआ क्या? कॉन्सेप्ट में ऐसा हो रहा है, पाकिस्तान में तो ऐसा बड़ा कम ही होता है। ठीक है जी। अब की बार ऐसा हुआ, अब जब ग्रोसरी करने गए सर प्राइसेस डाउन हो गई थी। प्राइसेस डाउन हो गई थी, चीजें सस्ती हो गई थी। तो जब मैं अब ग्रोसरी करने गया तो सर कितने पैसे लेकर गया? पहले भी कितने पैसे लेके गया था? क्या पैसों की तादाद बढ़ाई मैंने? भाई पिछले महीने में 10,000 घर से लेके गया था, अभी भी 10,000 घर से लेकर गया। लेकिन अब की बार क्या हुआ? अब की बार प्राइसेस में कमी आ गई, चीजें सस्ती आ गई। अम्मा ने क्या किया? 10,000 रुपए दिए और वही हमें लिस्ट दे दी, वही लिस्ट दे दी जो मैं पिछले महीने चीजें खरीद कर लेके आया था। अब मैंने कहा यही वाली सेम चीजें दोबारा खरीद ला। पहले भी 10,000 की आई थी, अभी भी 10,000 की आएंगी। ठीक है जी। अच्छा, मान लें अम्मा को इतना पता नहीं था कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, तो आपने कहा अच्छा यार चीजें सस्ती आएंगी, अब तो मेरी दिहाड़ी लगे ही लगे। अच्छा जी, तो आपने वही सेम ट्रॉली पकड़ी, ठीक है, और आपने उस ट्रॉली को अकॉर्डिंग टू द लिस्ट भरना शुरू कर दिया। ठीक है। अच्छा जी, जब सारा के सारा आपने ट्रॉली भर ली सेम चीजों से, क्योंकि अब की बार चीजें क्या हो गई होंगी? सस्ती हो गई होंगी। जब सारी ट्रॉली भर ली तो सर 10,000 रुपये मुकम्मल नहीं हुए, फिर भी कुछ ना कुछ पैसे बच गए। आपने कहा अच्छा यार कुछ ना कुछ पैसे बच गए, अब अच्छे बच्चे थे। पहला मशवरा ये था भाई रिमेनिंग पैसे पॉकेट में चले जाते। अम्मा कहते 10,000 दिए थे लग लुग गए। ठीक है जी। दूसरा क्या आपने क्या किया? यार अभी पैसे रहते हैं, आपने एक छोटी सी बास्केट ही उठा ली। क्या कर ली? छोटी सी बास्केट ही उठा ली, और आपने उस छोटी सी बास्केट को भी भरना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। ठीक है। अच्छा जी, अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ लग जाएगा। मुझे ये बताएं, क्या मेरी
इनकम ज्यादा हुई, इनकम सेम है, इनकम सेम है। जैसे ही प्राइस कम हुई, चेक करो मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई, मेरी बास्केट ऑफ गुड्स बढ़ गई। तो कह सकता हूं अगर इनकम इफेक्ट में अगर इनकम कांस्टेंट हो और चीजों की कीमत कम हो जाए तो प्राइस ऑफ गुड्स कम होने से हमारी परचेजिंग पावर, अगर प्राइसेस कम हो जाएं तो बच्चों कह सकता हूं हमारी परचेजिंग पावर ज्यादा हो जाती है। परचेजिंग पावर ज्यादा होने का मतलब हम पहले से ज्यादा चीजें खरीदते हैं। दिस इज द इनकम इफेक्ट, दिस इज द इनकम इफेक्ट। और ये जो इनकम इफेक्ट है इसको कहते हैं रियल इनकम इफेक्ट। रियल इनकम इफेक्ट में ये कॉन्सेप्ट क्या है? इनकम इफेक्ट। इसका ज्यादा बेटर वर्ड क्या है? रियल इनकम इफेक्ट। भाई इनकम का मतलब क्या होता है? पैसों का ज्यादा होना। ये जो एडिशनल छोटी सी बास्केट ही आई है, क्या ज्यादा पैसों के होने के वजह से आई है? नहीं सर, पहले भी 10,000 लेके गया था, अभी 10,000 रुपए लेके गया हूं। ये जो एडिशनल बास्केट आई ये किस वजह से आई है? सर प्राइसेस कम होने की वजह। तो कह सकता हूं प्राइस कम, डिमांड ज्यादा। यही तो लॉ ऑफ डिमांड में नेगेटिव रिलेशन का बाइस बन रहा है। ये पहली रीजन होती है कि जब प्राइसेस कम होती हैं हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, हम पहले से ज्यादा चीजें खरीदने की ताकत में होते हैं। तो इस वजह से प्राइस कम और डिमांड ज्यादा, ये नेगेटिव रिलेशन बनता है और इस नेगेटिव रिलेशन की वजह से डिमांड कर्व नेगेटिव बनती है। यहां तक कोई मसला? जी ओके, यू कैन गो। अच्छा भाई फैन ऑन कर दें, पॉज कर दें जरा। अच्छा जी, ये हम पढ़ रहे थे, ठीक है। अच्छा एक और बात सुन ले बच्चों, क्योंकि आपको पता है गर्मी ज़्यादा है, तो हर कोई अपने साथ वाटर बॉटल रखा करे, पानी की बोतल लाजमी रखा करे, ठीक है जी। जैसे प्यास लगे वाटर इनटेक ज़्यादा रखें तो आप स्टेबल रहेंगे। और कॉलेज में नहीं तो हॉस्टल वाले हॉस्टल में और जो घरों वाले घरों में कम से कम हफ्ते में रोज कर लें तो अच्छी बात है, नहीं तो हफ्ते में कम से कम 2 या 3 दिन तो ऐसे करें, ORS पिया करें लाजमी, ठीक है। 1.5 लीटर के पानी की बोतल पकड़ें, उसके अंदर एक पूरा ORS का साशे डालें और सर वो पिया करें। तो जितने भी गर्मी से जो हमारे मिनरल एग्जॉस्ट होते हैं, मिनरल हम लॉस करते हैं, क्योंकि स्वेटिंग से ना, ये जो हमें स्वेटिंग आ रही है, जो पसीना आ रहा होता है, ये जस्ट वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं होते, इसके अंदर हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सारा के सारा जो मिनरल्स होते हैं सर सारे एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो खाली पानी से गुजारा नहीं होगा, कम से कम ORS पीने ताकि आप मिनरल्स आपके अंदर बरकरार रहें, ठीक है। वरना हम यहाँ गर्मी में ज़ोंबीज बन जाएंगे, गिरते फिरेंगे हम, ठीक है जी। अच्छा जी सर, इनकम फैक्ट पता चल गया। इनकम फैक्ट क्या? प्राइसेस कम होंगी तो हमारी बास्केट ऑफ गुड्स ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है। ये रियल इनकम इफेक्ट था। तो याद रखना, रियल इनकम इफेक्ट में बास्केट ऑफ गुड्स ज्यादा होती हैं, इनकम ज्यादा नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। इनकम इफेक्ट से ये मत समझ लीजिएगा पैसे ज्यादा आ गए, भाई ये तो अगर पैसे ज्यादा आ गए तो लॉ ऑफ डिमांड ही नहीं है। इनकम ज्यादा डिमांड ज्यादा, ये तो लॉ ऑफ डिमांड की असम्पशन है। मेरे पास समझ आ रही है? अच्छा जी, और इसका रिवर्स हो सकता है, अगर प्राइसेस ज्यादा हो जाए तो ये बास्केट ही तो आनी कोई नहीं, यहां से ये वाली बास्केट भी कम हो जाएगी। तो अगर प्राइस ज्यादा कर दूं तो बच्चों परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी? हाँ, परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो प्राइस ज्यादा होने से डिमांड कम हो जाएगी। अगेन चेक करें, नेगेटिव रिलेशनशिप बन रहा है। लास्ट कॉन्सेप्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ प्राइस इंक्रीज। ये मैंने प्राइस इंक्रीज का कॉन्सेप्ट लिख, ये जो इंग्लिश लिखी है ना, ये प्राइस इंक्रीज के साथ लिखी हुई है, वो मैंने रेड वाली बताई है। और अगर प्राइस डिक्रीज के साथ किया तो ब्लू वाली बन जाएगी, एक्स्ट्रा बास्केट आ गई, ठीक है। ये जो इंग्लिश लिखी हुई है ये किसके साथ लिखी है? प्राइस इंक्रीज के साथ। तो प्राइस इंक्रीज से रेड वाली कहानी होगी। ऐसा ना हो आपके अच्छा सर ने तो क्लास में जब पढ़ाया एक्स्ट्रा बास्केट आई, इंग्लिश पढ़ी तो एक्स्ट्रा बास्केट क्या आनी थी, पहले वाली भी कम हो गई। तो भाई ये माइंड में रख लीजिएगा, वो ऊपर प्राइस इंक्रीज लिखा हुआ है। इतना तो पढ़ ही लेते हैं ना माशाल्लाह, 12 जमातें पढ़ी माशाल्लाह इंग्लिश में, फिर भी इंग्लिश नहीं आई। अच्छा जी सर, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ प्राइस इंक्रीज। अब मैं प्राइस इंक्रीज के साथ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बता रहा हूं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट असल में सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से आता है।
सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट असल में सब्स्टिट्यूट गुड की वजह से आता है। मिसाल के तौर पर हमने चाय पीनी है और मान लें लिप्टन वालों ने अपनी प्राइस बढ़ा दी, प्राइस इंक्रीज लिखा हुआ है, मैं भी प्राइस इंक्रीज का कॉन्सेप्ट समझाने लगा। लिप्टन वालों ने क्या किया, अपनी प्राइसेस बढ़ा दी। लिप्टन वालों ने जब अपनी प्राइसेस बढ़ा दी होंगी, सारा के सारा कस्टमर किधर निकल गया होगा? सर वो महंगी हो गई सर, भाई किड़ा भाई आप मार से आए हैं, भाई वो महंगी हो रही है, उसको अल्लाह हाफिज कहने का वक्त आ गया है। सर लिप्टन की प्राइसेस ज्यादा हो रही हैं तो लिप्टन को अल्लाह हाफिज कहने का वक्त आ चुका है सर वो एक्सेप्शन है। जो ब्रांड्स होंगे, जो ब्रांड कॉन्शियस होंगे, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में आएगा सर, वो तो अजम्पशन है ना। हाँ, तो जिनको टेस्ट है तो भाई वो तो कहेंगे भाई हम तो लिप्टन के साथ ही रहेंगे, बेशक लिप्टन सोने के भाव हो जाए कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा सोने के भाव तो नहीं, अब हम सोने जैसा आपको जार देंगे जरूर। लिप्टन की पैकिंग चेक किया, कैसे जबरदस्त मार्केटिंग मारी उन्होंने, बेहतरीन सा जार उन्होंने रिप्रेजेंट किया। क्या ख्याल है, अगर किचन में वो जार पड़ा हो, लोग वैसे ही बस यार क्या बेहतरीन जार पड़ा हो, क्या ख्याल है? ठीक है जी। अब टिपाल वाले भी कुछ ना कुछ इस तरह से रेड कलर में रूबीज का जार बनाएंगे, उन्होंने गोल्डन बनाना, उन्होंने रूबीज का बनाना, क्योंकि टिपाल की पैकिंग जरा रेड कलर में आती है ना। अब पता नहीं अभी तक तो उनको कोई गैरत आई नहीं, ठीक है, कि लिप्टन इतनी बेहतरीन पैकिंग दे रहा है, हम भी कुछ इंप्रूवमेंट ले आए। ठीक है जी। अच्छा जी, कल मैं लास्ट टाइम मैं ग्रोसरी करने गया तो मैंने टिपाल की प्राइस देखी। एक बैग टी बैग था 25 उसके अंदर बैग्स थे, वो जो टी बैग होते हैं जिससे तवीज़ वाली चाय बनती है, तवीज़ वाली चाय, वो गर्म पानी करें और फिर तवीज़ को 2-3 डुबकियां दें और फिर पाउडर डालें, हम भी पाउडर पीते हैं ठीक है जी, ठीक है, तो वो तवीज़ वाली चाय बन जाती है। तो मैंने तवीज़ वाली चाय 25 बैग्स वाली थी, टपाल की प्राइस थी 425, एग्जैक्ट यही प्राइस थी। और फिर मैंने देखा साथ मिजान वाली भी पड़ी हुई थी, सेम वही था 25 बैग वाली, वो भी 425 है। मैंने कहा मिजान वाला कुछ तो गैरत करो, टपाल का मुकाबला कर रहे हो यार, सही है। तो फिर बताओ इन दोनों में से मैंने किसको खरीदा होगा? सर टपाल को खरीदा होगा। और अगर मिजान होती, ये मिजान वालों को बात पहुंचा नहीं, 420 की होती, अब मैं किसको खरीदता? अच्छा 410 की होती, अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होता, लेकिन फिर भी 15 रुपए दे ही देता। मैंने कहा यार 10 रुपए तो वैसे फकीर ले लेने बाहर, ठीक है जी, तो 15 रुपए दे ही सकता हूं ज्यादा। तो सर टपाल में अगर अब ये होता तो सर मैं कहता सर अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, तो सर फिर मैं मिजान की तरफ आ जाता। सही है, ठीक है जी। और अगर ब्रांड कॉन्शियस है तो टिपाल जहां जहां जाएगा हम साथ साथ ही जाएंगे। सही जी। अच्छा जी, अब सब्स्टिट्यूट गुड की बात हो रही थी, टाइम अप हो गया बस लास्ट में। अगर लिप्टन की प्राइस ज्यादा होगी तो सर हम लिप्टन को अल्लाह हाफिज कह देंगे, ऐसे ही है। तो लोग क्या कर देंगे सर, लिप्टन की डिमांड कम कर देंगे और टपाल की डिमांड ज्यादा कर देंगे। जब सब्स्टिट्यूट गुड में जिस प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा होती है, लोग उस प्रोडक्ट को स्किप करके एक चीपर प्रोडक्ट की तरफ मूव कर देते हैं। ये जो प्रोडक्ट की मूवमेंट है, प्राइस इंक्रीज होने से एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को छोड़कर चीपर प्रोडक्ट की तरफ मूव करना, इस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड क्रिएट हो जाता है और जिसकी वजह से डिमांड का नेगेटिव बनती है। जैसे ही लिप्टन ने प्राइस इंक्रीज की, फौरन से लिप्टन की डिमांड क्या होना हो जाएगी शुरू, और सारा कस्टमर किधर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा? टपाल में। ये जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, इस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से इनमें लॉ ऑफ डिमांड का रिलेशनशिप डेवलप हो गया, ठीक है। और अगर इसी तरह से रिवर्स करें, लिप्टन वालों ने प्राइसेस क्या कर दी? कम कर दी। अब लोग क्या करेंगे, जब लिप्टन सस्ती हुई तो इसके मुकाबले में जो एक्सपेंसिव गुड्स पड़ी होंगे, लोग सारी एक्सपेंसिव गुड को छोड़कर किसकी तरफ मूव करना शुरू कर देंगे? लिप्टन की तरफ शुरू कर देंगे। तो लिप्टन ने जब प्राइस डिक्रीज की तो लोगों ने एक्सपेंसिव गुड्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया, छोड़ दिया इस चीपर गुड की लिए। तो प्राइस कम होने से लिप्टन की जो डिमांड है वो ज्यादा होगी। तो चेक करें, प्राइस कम डिमांड ज्यादा हो, यही तो लॉ ऑफ डिमांड था, ठीक है। तो ये जो डिमांड कर बच्चों नेगेटिव बनती है वो इनकम इफेक्ट की वजह से बनती है और सेकंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से बनती है।
इन दोनों में कोई टेंशन है तो पूछ लो। लास्ट में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी हमारे सिलेबस का भी हिस्सा नहीं है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। पहले ये पूरा के पूरा यूटिलिटी का एक चैप्टर हुआ करता, अब ये नहीं है, तो बस अब के लिए आप सिर्फ इसका नाम याद कर लें, आपके लिए इतना काफी है। तो डिमांड कर नेगेटिव होती है 3 रीजन के वजह से, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या होता है कल थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करके फिर हम लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की तरफ मूव कर जाएंगे। आज के लिए इतना काफी है, इसको अच्छे से याद करके आइएगा। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रहा होता, चीजों को एक्सप्लेन ज्यादा कर रहा होता हूं, पर कंटेंट ज्यादा नहीं पढ़ा रहा था। इसलिए बच्चों, अगर आप रोज की रोज 15 मिनट भी दे दो इस सारे टॉपिक को, अब वेल प्रिपेयर्ड इकोनॉमिक्स को साथ साथ तैयार कर सकते हो। तो जैसे हमारा कोर्स कंप्लीट होगा और तकरीबन 80% प्रिपेयर्ड हो गए एग्जाम के लिए, तो बस साथ साथ आप लोगों ने रोज के रोज 15-20 मिनट इसको देते रहना। डन बच्चों, अल्लाह हाफिज।